जब जब भारत पर संकट आया है, तब तब देश के वीर योद्धाओं ने आगे बढ़ देशवासियों को उससे बचाया है। आज एक ऐसे ही युद्ध वीर से मैं आपको मिलाने आई हूँ, जो खुद मुश्किलों का सामना कर अपने देश को कोरोना मुक्त करने पर तुले हैं। डॉक्टर अमोल अम्बेकर। वेलकम डॉक्टर अमोल अम्बेकर। आप एक वो शख्स हैं जिन्होंने कोविड को बहुत ही अपने पास से देखा है और बहुत सारे पेशेंट्स को भी आपने अभी तक ट्रीट करा है। सो वेलकम ऑन श्रेया लॉग। थैंक यू वेरी मच। सो आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे जहन में बहुत दिन से है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है, ये भी हम समझ सकते हैं। सो पहली बात तो थैंक यू कि आप हमारे चैनल पे आए। सो हम क्वेश्चन इससे शुरू करेंगे कि जो करंट सिचुएशन हमारे सामने है वो अभी एज ए डॉक्टर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके कैसे सुधरेगा? सबसे पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो कंडीशन है, हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम बाहर गिरेंगे। अभी भी बाहर हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी एन्जॉयमेंट भी लोग कर रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन का कोई भी गांभीर्य नहीं है, जिसकी वजह से एक आज की ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि पेशेंट काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। हम आज के तारीख में 28 इयर्स का लड़का या लड़की जो भी है एज वाले, वो भी सैचुरेशन ड्रॉप हो रहे हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे भी सीरियसली लॉकडाउन को लिया नहीं गया है, जिसके कारण अभी एकदम गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही चलते रहा, तो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति महाराष्ट्र में भी स्पेशली मुंबई में हमारे सामने आ सकती है। सो जो ये पेशेंट्स आते हैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो यंग हो या फिर थोड़े उम्रदार हो, तो उनकी साइकोलॉजी कैसी रहती है? बिकॉज पहली बार ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ जब होगा तो ऐसा कैसा रहेगा। बट उनकी साइकोलॉजी कैसी रहती है? वो क्या आपसे बोलते हैं? उनका क्या बात बात क्या करते हैं वो आपसे? देखिए, मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा कि सबसे पहले तो कई लोग अवेयर है कि जो थोड़ा भी सर्दी-बुखार हो, तो डी इमीडिएटली कोविड टेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। सर्दी खाँसी खाँसी तो नॉर्मल चीज़ें हमेशा आती है। इस बार आई तो क्या हुआ? ऐसा करते-करते वो कम से कम 10 से 15 दिन निकाल लेते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को भी झूठ बोलते हैं कि हमें फीवर नहीं आया था, मुझे वीकनेस नहीं लग रहा है, मुझे गले में खराश नहीं है, बस हल्का-सा बदन दर्द है। ऐसा झूठ बोल के भी तो कई लोग दवाई ले रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि पेशेंट सीरियस हो रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस है, जैसे कि एक अभी हम कॉक्स का वायरस कॉक्स मतलब टीबी का जो वायरस है, वो जैसे जिस तरीके से लंग्स को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खाता है, उसी तरीके से कोरोना वायरस लंग्स को डायरेक्टली अटैक करता है और वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है लंग्स पे, जिसके कारण सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो जाता है, ब्रेथलेसनेस पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो लापरवाही कर रहे हैं और उनको एक डर रहता है हमेशा कि शायद से अगर मैं बोल दूँ, तो बीएमसी वाले हमें उठा लेंगे, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे, मेरे परिवार को उठाएँगे। ये कारण के वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं उनसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे ना करें। अगर जल्द से जल्द आपको कोई भी सिम्पटम्स हो, तो इमीडिएटली कोविड टेस्ट करवाइए। अगर नेगेटिव आता है तो बहुत ही अच्छी बात है और पॉज़िटिव आता है तो आज के तारीख में उसके ऊपर सही तरीके से इलाज हो रहा है। अगर सही वक़्त पे आप इलाज करोगे, तो 101% कोरोना से बच पाओगे। तो इसी बात पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू यू इंडियन वैक्सीन डेवलप करने में किस स्टेज पे है? अभी इंडियन कंपनीज किस स्टेज पे पहुंची है कि वैक्सीन डेवलप कर सके और आगे जाके
सेकंड पार्ट ये होगा क्वेश्चन का कि आगे जाके ऐसी बीमारी वापस कहीं आती है जो एकदम नई है, तो हम उसका कैसे सामना करेंगे एक साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वैक्सीन का, तो मैं देखिए सिर्फ इंडिया इंडिया लेवल पे वर्क नहीं हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये सिर्फ कोरोना बीमारी ये इंडिया में नहीं फैली हुई, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। वर्ल्ड के जाने माने और काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आज तक के तारीख में कोई भी सक्सेसफुल वैक्सीन अवेलेबल हो पा रहा है। शायद से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है, ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बार बार चेंज कर रहा है, जिसके कारण परफेक्ट वैक्सीन ढूंढ पाना साइंटिस्टों को भी मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन मैं वर्ल्ड के और भारत के सभी साइंटिस्टों पे विश्वास रखता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस वैक्सीन को ढूंढ पाएंगे। वैक्सीन एकमात्र इलाज है, अन्यथा आज की तारीख में इस वायरस के साथ हमें चलना है, ये हमें माइंड में सेट करके रखना है। दूसरा सवाल आपने ये कहा था कि आगे जाके कैसा होगा इस वैक्सीन को लेके। अगर ये वैक्सीन सच में जल्द से जल्द आता है तो ही पेशेंट बच पाएंगे, नहीं तो जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब हम ये बताएंगे कि जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या और कोई रिनल फेल्यूर जैसे प्रॉब्लम है, और उस पर्सन को अगर कोरोना लग जाता है या कोरोना पॉजिटिव होता है, तो उनको बचाना काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीजें वैक्सीन के बारे में मैं जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको बता पा रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी। वो एक क्या चीज है जो डॉक्टर्स चाह कर भी इस सिचुएशन में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो साइकोलॉजी, जैसे कि महाराष्ट्र शासन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसी तरीके से डॉक्टर भी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या समझने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, कि वो चाहते हैं कि उनका जो डर है, मैं चाहूंगा कि पहले सबसे जो डर है उनका वो उनके दिमाग से उन्होंने निकालना चाहिए। जब तक हम अपनी साइकोलॉजी, हम बोलते हैं कि हमारी मानसिकता पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक ये कोरोना जैसा वायरस हम नहीं भगा पाएंगे। अ, वो लोग जो हमने सुना कुछ दिन पहले कि वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इन इतने ज्यादा महंगे ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, तो सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में? आगे जाके कुछ ऐसे स्कीम्स या पैकेजेस वो निकालने की डिस्कशन डॉक्टर्स के साथ कर रही है, या क्या एक ऐसा तरीका है जिससे डॉक्टर्स एक साथ आके इन लोगों की मदद कर सके? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सरकार अपने तरफ से पूरी 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 कोशिश कर रही है। हम अगर महाराष्ट्र लेवल या इंडिया लेवल का अगर पॉपुलेशन देखें तो हमारा पॉपुलेशन काफी बड़ा है, और कई बार अच्छी चीजें करते वक्त अ, जो हर्डल्स हम बोलेंगे कि वो काफी आते हैं, उसी तरीके से सरकार को भी काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी कोशिश तो जारी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। कई डॉक्टर से वो बातचीत कर रहे हैं, कई अस्पताल हायर कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरा हॉस्पिटल जो माँ हॉस्पिटल एंड आईसीयू ट्रॉम्बे में है, उसको भी बीएमसी की तरफ से ही उन्होंने लिया है। बीएमसी की तरफ से उन्होंने अप्रूवल दिया है कि भाई आप कंप्लीटली कोविड-19 के लिए ही डेडिकेटेडली आपको वर्क करना है। इस तरीके से सरकार, बीएमसी हो, सब जन काम कर रहे हैं। और आप जैसा बोल रहे हो कि पैकेजेस पैकेजेस देखिए कई हॉस्पिटल्स जो सरकार ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, जैसे कि जो भी पेशेंट है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो और भी मैं सरकार से मैं भी उम्मीद रखना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए, जिससे जिसके कारण जो गरीब और अनऑर्गेनाइज्ड पीपल्स है उनके लिए काफी सहायता हो सकेगी। और उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोरोना हो गया है तो मुझे कई खर्चा करना पड़ेगा, वो एक बार दिमाग से निकल गया है तो 101% उससे फाइट करने में आसानी होगी। आपने अभी तक कितने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं डॉक्टर अमोल? देखिए मैं कम्युनिटी क्लिनिक के माध्यम से सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी तो 17 कम्युनिटी क्लिनिक सेंटर हम लोगों ने चालू किए थे, जिसमें
थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से कम एक 16 से 18,000 पब्लिक का हम लोगों ने थर्मल स्क्रीनिंग किया था। चीता कैंप, मानपुर, शिवाजी नगर, जितने स्लम्स एरिया है जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी वहां पे। उसके बाद मैंने अभी जो कोविड-19 का हॉस्पिटल स्टार्ट किया हुआ है, अभी मेरे यहाँ पे 17 बेड है। 17 बेड में से 17 पेशेंट मैंने डिस्चार्ज कर चुका हूँ। 17 पेशेंट अभी करंटली एडमिटेड है, जहाँ पे आईसीयू में भी 3 पेशेंट एडमिट है और पेशेंट की रिकवरी काफी अच्छी है। मेरे यहाँ पे 82 ईयर्स के ओल्ड, 70, 60 सब ओल्ड एज पेशेंट ठीक होके गए। लेकिन सब में एक ही मैंने देखा है कि मेरे ट्रीटमेंट के साथ साथ या मेरे कंसल्टेंट की और मेरे टीम के मैनेजमेंट के साथ साथ पेशेंट का हौसला बुलंद होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो 80-90 साल में भी आप कोरोना जैसे बीमारी को फाइट करके बाहर निकलते। ये बहुत ही पॉजिटिव बात कही है आपने, जो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से इनकरेज भी करेगा कि अगर लग रहा है कि खुद को बीमारी है तो वो सामने आए और डरने के बजाय उनको ट्रीट करके आगे बढ़े। तो जरूर, बहुत जरूरी। जी, तो एक चीज जो मन में लोगों को गार्ड बांध लेनी चाहिए, मुझे लगता है वो यही बात होगी कि डरने से कुछ नहीं होने वाला। डरने से इनफैक्ट हम लोग और ज्यादा लोगों को खुद के वायरस से संक्रमित करेंगे और हम बच भी नहीं पाएंगे और बाकी लोगों को भी नहीं बचा पाएंगे। तो मुझे एक चीज पूछना था कि जो हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि आप खुद भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आए थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लोगों के साथ प्लीज। जरूर, जरूर। देखिए, मैं कम्युनिटी थोड़े दिन जैसे कोरोना कोरोना स्टार्ट हो गया था, एक डर हर इंसान को लगता है। जैसे कि मुझे भी एक डर था। मुझे डर जो था वो मेरे बारे में नहीं था, कि मेरे साथ मेरी वाइफ है वो जो प्रेग्नेंट है, बच्चू था छोटा 3.5 साल का, उनका डर हमेशा लगा रहता था। हफ्ता भर मैंने 1 हफ्ते तक ना मैं अवॉइड करता था, हॉस्पिटल जाता था लेकिन पेशेंट्स को दूर से देखो। पेशेंट मतलब जो डर हमारे दिमाग में बैठाया गया था कि मीडिया के माध्यम से या और कई चीजों के माध्यम से, तो मैं भी डरने लगा था। लेकिन 7 दिन जब मैं सोचने लगा कि लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ रही है, तो खुद खुद को रोक नहीं पाया। मैं मेरे वाइफ को बोला था उस वक्त कि आपको मैं आपके पिताजी के मम्मी के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन वो राजी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो सोच रही थी कि मैं आपको अकेला छोड़ूंगी, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। ये भी उसके मन में एक हमेशा रहता था। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि मैं ऐसा शांत नहीं रह सकूंगा। अगर लोग मेरे सामने तकलीफों में हैं और मैं ऐसे कंडीशन में घर पे बैठा रहूंगा या हॉस्पिटल में भी जा रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए नाम के लिए, कि लोगों के लिए लगना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल चालू है, मेरा दवा मैनेजमेंट चालू है, तो ये मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने सोच लिया कि मैं कोरोना के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो उसी के साथ जैसे ही मैंने सोच लिया, कम्युनिटी क्लिनिक हम लोगों ने स्टार्ट किए। जो सम्माननीय राहुल शेवाले साहब जो एमपी है, उनके माध्यम से हम लोगों ने 17 से 18 कम्युनिटी क्लिनिक स्टार्ट किए, और जहाँ पे काफी पेशेंट्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया, इस बीमारी के बारे में बताया, और उसी के साथ में थर्मल स्क्रीनिंग भी उन लोगों की। ये करते वक्त कई लोगों से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, जो कि हमें भी मालूम नहीं था कि कितने लोगों से हमारा डेली का डेली कांटेक्ट हो रहा है। एक उसी वजह से एक 1 तारीख को हल्का सा फीवर मुझे आया। जैसे ही मुझे फीवर आया तो मैंने सोच लिया कि 101% मैं पॉजिटिव हूँ। उसी वक्त जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस रात को मुझे बुखार आया, मेरा बेटा मेरे बाजू में सोया था, तो मैं इमीडिएटली वहां से बेडरूम से निकल के मैं अपने हॉल में आके अकेले को डायरेक्टली आइसोलेट कर दिया कि नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब मेरे बच्चे के पास भी नहीं सोऊंगा। मेरे बीवी से भी कांटेक्ट जो है, नॉर्मल कांटेक्ट भी हम लोगों ने दूर किया है। उसको भी कहा कि तू मेरे से दूर रहे, बच्चे को दूर रख। और मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर हॉस्पिटल में स्पेंड करने लगा। 2 तारीख को मैंने रिपोर्ट किया, 4 तारीख को रिपोर्ट आया, वो पॉजिटिव था। फीवर एक ही स्पाइक आया मुझे, उसके बाद मुझे कोई भी सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन देखिए कि मैंने सही वक्त पे मतलब कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने प्रिवेंशन किया, जिसके कारण आज मेरी फैमिली, मेरा बच्चा कंप्लीटली सेफ था। वो 14 दिन में उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद
मैं एकदम रिलैक्स था। हीरानंदानी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हीरानंदानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कई मेरे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कि जैसे कि एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत आज के तारीख में ये है कि बेड इमीडिएटली इजीली अवेलेबल नहीं होता। वही दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं 7 दिन जिंदगी में इतना शांत कभी नहीं रहा। उस 7 दिनों में बहुत कुछ सोचा और एक वापस से डिसीजन ले लिया था कि जैसे मैं बाहर इस बीमारी से निकलूंगा, तो सबसे पहले मैं कोरोना का हॉस्पिटल और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ही देखूंगा। ये मैंने मन में ठान लिया था। ये पीरियड में सबसे बड़े दिक्कत का सामना मुझे ये करना पड़ा था कि 7 डेज के बाद होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे सोसाइटी के एजुकेटेड लोगों ने मुझे होम क्वारंटाइन बोलने के बावजूद भी सोसाइटी में आने के लिए रोका। ये बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा इस वक्त में लगी, और उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं, भले ही ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो आज इस बीमारी को बीमारी ना समझते हुए कुछ अलग ही समझ रहे हैं, और हर कोई अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे रूल्स ये है, हमारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे है। तो मैं उन लोगों को भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीजें ना करें। जबकि हमारे कॉलर टून पे देख रहे, तो उसपे सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि पेशेंट से हमें बीमारी से लड़ना है, पेशेंट से नहीं लड़ना है। तो ये सारी बातें मेरे दिल में लग गई थी, और उसी के लिए मैंने, जैसे मेरा 14 डेज कंप्लीट हुआ, 15th डे को इमीडिएटली मेरा हॉस्पिटल मैंने सैंक्शन करवा के ले लिया, और एम ईस्ट में सबसे पहला हॉस्पिटल जो कोविड-19 के लिए स्टार्ट किया है, वो मेरा हॉस्पिटल है। इस तरीके से ये मेरा 14 दिन का जर्नी था। उसके बाद अभी 10 दिन से हम लोग पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। पेशेंट काफ़ी खुश हैं मेरे यहाँ पे। मैं काफ़ी, जो मुझे मुसीबतें आई थी, उस मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल में काफ़ी मैनेजमेंट लाया है। कई चीज़ें चेंज करना चाहिए था, जो मुझे लग रहा था कि जब मैं एडमिट था कि शायद से डॉक्टरों की तरफ से ये होना चाहिए। और कुछ जो मुझे फ़ील हुआ, वो सारी चीज़ें अब मैं मेरे पेशेंट को दे रहा हूँ। जिसके कारण मेरे पेशेंट काफ़ी सैटिस्फाइड है, काफ़ी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। उनसे उनकी मानसिकता भी अच्छी तरीके से हो रही है। जो डर है कि समाज हमें कुछ अलग देख रहा है, जैसे मेरे यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो लोगों में एक उम्मीद बढ़ चुकी है कि नहीं, इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, और समाज में इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पर देखा जाए तो समाज में आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। एक कहते हैं ना, एम्पैथी होनी चाहिए। मतलब सिंपैथी से ज्यादा बढ़कर एक एम्पैथी होना हमें वो नजरिया प्रदान करती है जो शायद हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी देख भी नहीं पाए, कभी सोच भी नहीं पाए। एक अलग ही पर्सपेक्टिव प्रदान करती है। थैंक यू सो मच अमोल। आई मीन, हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं हमारे बीच। काफी सारे डॉक्टर्स खुद की जान पे खेल के लोगों की जान को बचा रहे हैं, एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बट आपने जैसा कहा कि एक कहावत है जो बहुत सुनने में मिल रहा है कि इंडिया आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इंडियन लोग जो एजुकेटेड हैं वो अनएजुकेटेड की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत है बाहर जाने की, जब मतलब सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप बाहर ना जाएं, आप रेस्ट्रिक्ट करें। बस कुछ ही दिनों की बात है, आपके रेस्ट्रिक्शन से हो सकता है कि बहुत लोगों की जान बच जाए, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मुझे नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। ये एक थॉट प्रोसेस है एजुकेटेड लोगों की, जिसको हमें बंद करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया में अगर कोरोना वायरस बढ़ा है तो वो अनएजुकेटेड लोगों की वजह से नहीं बढ़ा है, वो एजुकेटेड लोगों की वजह से बढ़ा है। अगर किसी स्लम में भी पहुंचा है तो कोई एक औरत या मर्द जो काम कर रहा था एक एजुकेटेड के घर में, उसके वाया पहुंचा होगा, ना कि उन्होंने मतलब पनपा नहीं हो, ऐसी पनप नहीं जाता है कोई बीमारी। तो बहुत बड़ी बात कही है आपने, एंड आई रियली होप कि ये इंटरव्यू सुन के लोग वापस से री इवेल्युएट करें अपने एक्शंस को, जो कि बहुत जरूरी है। एक एक एक्शन, एक एक स्टेप। मतलब हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, बट मेन चीज है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या वो आप
वो जो 3 चीजें कही है गवर्नमेंट ने, वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं? सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे इंसिडेंट में एक कोई ऐसा छोटा सा इंसिडेंट है जो आपके दिल को छू गया या आपको एक जिंदगी भर की एक याद दे गया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी थोड़ी सी क्या चीजें होती कि हम फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। मैं मेरे फैमिली को 14 मतलब ये जो कोरोना है ना, ये बीमारी से नहीं मार रहा है, हमें इमोशनल करके मार रहा है। तो इमोशनल जो कर रहा है वो फैमिली से अटैचमेंट जो होती है उस चीज को लेके कर रहा है, कि जो मेरे दिल को छुई है कि 14 दिन में मैं मेरे बच्चे से नहीं मिल पाया, मेरे वाइफ को अकेले रहना पड़ा। कई लोगों ने हेल्प की, मुझे कुछ कमी नहीं, कई लोग अच्छे भी है, आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि ना वो लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि वो जानबूझ के तकलीफ देने के लिए भी रेडी है। लेकिन दुनिया में ये चलता ही रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तब तक जब तक संतुलन समाज में नहीं है तब तक समाज चलेगा नहीं। वो मेरे दिल को बहुत छू गई। और आज सबसे बड़ी बात कि मुझे लोगों के लिए काम करना था, ये मुझे मालूम है। ऐसे कंडीशन में मैंने मेरे वाइफ को, मेरे बेटे को आज उनके मम्मी पापा के पास छोड़ा है, मैं अकेला अपने घर पे रह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे जैसे ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, मेरे जैसे ऐसे कई हेल्थ वर्कर हैं, मेरे जैसे ऐसे कई पुलिस कर्मी हैं जो अपने फैमिली को छोड़ के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि उनकी जो सैक्रिफाइस है उनका सम्मान करिए, उनके बारे में, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान करिए। और ये जो बीमारी है, जो इमोशनल बीमारी मैं कहूंगा, उसको भगाना है तो आपकी मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव रहिए। जाते जाते एक छोटा सा उदाहरण और कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग बोल रहे कि कई पेशेंट जो है कि अभी मैं पॉजिटिव आया तो इमीडिएटली हमारे घर के लोग जा रहे हैं और वो कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। कोविड टेस्ट करने के बाद उनको लग रहा है कि चलो अपना नेगेटिव आ गया, मेरा नेगेटिव आने के बाद अभी मैं एकदम ओके हूँ, और वो बिंदास घूम रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव आता है तो इमीडिएट टेस्ट करके वो नेगेटिव ही आने वाला है। तो अगर आपको टेस्ट भी करना है तो कम से कम 7 to 8 डेज का टाइम दीजिए, उसके बाद टेस्ट करिए। इन केस अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसका ये मतलब समझिए कि ऊपर वाले ने आपको इस बीमारी से अभी तक संक्रमित नहीं किया है, और आप घर पे बैठिए और जो सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए कहा है उस नियमों का पालन करें। ये ना समझे कि मुझे नेगेटिव आया तो मुझे आज के नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसे कई केसेस है कि जिनका 3-3 बार नेगेटिव आया है और वो बिंदास घूम रहे हैं, और चौथे बार 101% पॉजिटिव आया है, और वो पॉजिटिव आने के बाद तो वो ज्यादा तकलीफ में पहुंच चुके हैं। तो लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर कोविड टेस्ट कर रहे भी हो तो बहुत अच्छी बात है। कोविड टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आता है तो घर पे रहिए, समाज में ज्यादा इधर उधर मत घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जबकि बहुत मुश्किल है, आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, इस बारिश में हम कैसा मेंटेन कर पाएंगे? नॉर्मल फ्लू भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, डेंगू भी आएगा, उसमें प्लेटलेट्स भी ड्रॉप होंगे, उसमें कोरोना भी साथ में रहेगा। तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार ने, डॉक्टरों ने, आपके फैमिली डॉक्टरों ने जो भी आपको सजेशन दे उस सजेशन का पालन करे, उस सजेशन का सम्मान करे। एक चीज और डॉक्टर अमोल, आजकल हम सुन रहे हैं कि सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, सडनली लोगों को लगने लगा है कि अच्छा ठीक है वो एसिम्टोमेटिक केसेस है, इतनी डरने की बात नहीं है। क्या आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बता सकते हैं कि क्या सही में डरने की बात है या नहीं है, या फिर हमें अगर कुछ भी उन चीजों को हैंडल करना है जब हम एसिम्टोमेटिक लोगों के बीच रहें तो हम कैसे हैंडल करें? देखिए, असिम्टोमेटिक एक बहुत सिंपल चीज है। भले ही असिम्टोमेटिक पेशेंट है, लेकिन वो 14 दिन तक कैरियर होता है, ये हमें नहीं भूलना है।
असिम्टोमेटिक होने के कारण पेशेंट का जो कई पेशेंट्स ऐसे हो रहे कि अरे मेरे को तो पॉजिटिव आया, मेरे को लगता है रिपोर्ट गलत है। मुझे लगता है कि ये कुछ तो साजिश है कि सब लोगों को जानबूझ के पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसे भी कहने वाले कई लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप असिम्टोमेटिक हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। आप में इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण वो वायरस अंदर जा रहा है। हर पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है। आज अगर मैं कहूँ असिम्टोमेटिक हूँ, ये कहने वाले के गले में 101% खराश रहती है, लेकिन उसे हम नॉर्मल समझते हैं और मैं भी नॉर्मल समझता हूँ। लेकिन वो बताना नहीं चाहता, वो तो ये बोलता है अरे मेरे को पॉजिटिव हुआ, लेकिन मैं तो कुछ भी मेरे को सिम्टम्स नहीं, वो सिम्टम्स भी कई लोग छुपा रहे हैं। तो वो भी खुद को असिम्प्टोमेटिक मान रहे हैं। लेकिन ये गलती वो कर रहे हैं कि असिम्प्टोमेटिक होने के बाद उन्होंने प्रॉपरली 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन करिए या क्वारंटाइन सेंटर में जाके 14 डेज जो है कंप्लीटली स्पेंड करिए, जिसके कारण जो कैरियर लेवल है उनका वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो बुजुर्ग महिला है घर में या गई बुजुर्ग इंसान है या छोटे बच्चे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आपके वजह से उनको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और क्या पता शायद से उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से वो सीरियस हो सकते हैं। इसलिए असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ने भी इसको सीरियसली लेना, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमोल कि आप अपने इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर हम लोगों का अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए इस चैनल पे आए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप खुद को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सामने रख रहे हैं ताकि बाकी लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी हेल्दीली जी सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन श्रेया लॉग एंड आई रियली होप कि आप जैसे डॉक्टर्स आगे जाके हमारे जिंदगी में हमें बचाने के लिए हमेशा रहें। थैंक यू सो जरूर, मच। मैं जाते जाते एक लास्ट मैसेज आपको दे देना चाहता हूँ, किसी को भी कोई भी जरूरत पड़े तो मेरा मेरा नाम डॉक्टर अमोल अम्बेकर है। मैं माँ हॉस्पिटल एंड आईसीयू का डायरेक्टर हूँ। 20 बेड्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग 100 बेड्स के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 100 बेड्स अवेलेबल करवाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरा नंबर मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, 9773459206। इस नंबर पे फोन करिए या आपसे संपर्क करिए, और किसी को भी हेल्प लगे तो जरूर मुझे याद करिए। और जाते जाते एक और सेंटेंस कहना चाहता हूँ, हर हार के बाद एक बहुत बड़ी जीत होती है। हर हार के बाद एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो कोरोना को हराना, यही हमारे जीतने की और जीने की उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमोल। सिर्फ एक अपील है आप सबसे, सिर्फ एक। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें। किसके लिए? खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी सलामती की दुआ आप हमेशा भगवान से मांगते हैं।